वृद्धिरादेश सूत्र चल रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। और आज हम इसमें सिद्धियां पढ़ेंगे तिङन्त। इसके जो उदाहरण दिए गए थे कृदंत, तद्धितांत और तिङन्त, है ना। तो आज हम इसके तिङन्त की सिद्धियां देखेंगे, जिनमें से सभी सिद्धियां लुंग लकार की हैं। किस लकार की हैं? लुंग लकार की हैं। उदाहरण थे आपके अचैषित, अनैषित, अलावित, अपावित, अकारषित, आहारषित। सर्वप्रथम अचैषित की सिद्धि करेंगे। अचैषित लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। धातु है इसमें ची चैने। क्या है धातु? ची चैने धातु है। भुआदि धातु से धातु संज्ञा करके हलंत्यम सूत्र से उपदेश में वर्तमान अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ञ की इत संज्ञा हो गई। तस्य लोपः दर्शनम लोपः से लोप हो गया। क्या शेष बचा? ची। च नहीं, ची बचेगा। उसके बाद धातों के अधिकार में, धातों के अधिकार में सूत्र है लुंग। अष्टध्यायी में निकालिए। तृतीय अध्याय के द्वितीय पद का 110 नंबर का सूत्र है। भूते का भी अधिकार चल रहा है, धातु का भी अधिकार है, प्रत्यय परश्च का भी अधिकार है। सूत्र का अर्थ करेंगे धातोः भूते लुंग प्रत्ययः परश्च भवति। धातोः भूते लुंग प्रत्ययः परश्च भवति। धातु से भूतकाल में लुंग प्रत्यय होता है, परे होता है, ठीक है। तो ची के आगे हम रखेंगे लुंग। ये जो लुंग लकार आया है ये कर्तृवाच्य में आया। सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। सूत्र का अर्थ है सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः हाँ, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि। सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में आते हैं, तथा अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव में आते हैं। तो अभी हमें कर्तृवाच्य की विवक्षा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर्तृवाच्य में हम लकार लेकर के आए हैं। तो च्ली आगे लुंग, ये स्थिति हो गई, ठीक है। च्ली नहीं, ची, ची आगे लुंग है, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र क्या लगता है? लस्य, है ना। लस्य के अधिकार में तिप तस्जी सिप थस्थ में वस्मस ताताम झ थसाथाम ध्वमिट वही मही। इस सूत्र से लकार के स्थान में सारे 18 प्रत्यय होंगे, जो कि आदेश रूप में हो गए। तो ची आगे 18 प्रत्यय, तिप तस्जी सिप थस्थ इत्यादि। उसके पश्चात हमने क्या किया? इसमें पहले परस्मै पद संज्ञा और आत्मनेपद संज्ञाएं करिए। लह परस्मै पदम से लकार के स्थान में होने वाले जो आदेश हैं उनकी क्या होती है? सबकी परस्मै पद संज्ञा होती है। तो पहले सबकी परस्मै पद संज्ञा होगी, फिर उसके पश्चात तंगाना वात्मनेपदम। इसने कहा कि लकार के स्थान में होने वाले जो तंग और आन हैं उनकी आत्मनेपद संज्ञा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? तंग और आन, तो तिप तस्जी सिप थस्था मिव वस्मस छोड़ दिया, फिर ता आताम झ था साथाम ध्वम इट वही मही, है ना। तो त से लेकर के मही के ंगा तक ये क्या माना गया? तंग प्रत्याहार बन गया। इस तंग की और आन लट के स्थान पे जो क्षत्रिय और शानच आदेश होते हैं उनमें से शानच को ले लिया, तो तंग और आन की हमने आत्मनेपद संज्ञा कर दी। शेष क्या बच गए? तिप तस्जी इत्यादि। तो उसकी क्या रह गई? फिर परस्मैपद संज्ञा केवल तिप तस्जी सिप थस्था मिव वस्मस इतने की परस्मैपद संज्ञा होगी, और क्षत्रिय की तथा तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होगी। यहाँ तक हो गया। इसके पश्चात सूत्र लगेगा शेषात कर्तरि परस्मै पदम। कर्ता में आप लकार लाए हैं, ये तो आपको ज्ञात हो चुका है। शेषात, शेषात का तात्पर्य हो गया कि जिन धातुओं से आत्मनेपद और उभय पद का विधान नहीं किया गया है उनसे जो शेष, जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया गया
और फिर स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद होता है, अन्यथा परस्मैपद होता है। तो इन सब सूत्रों से जो शेष धातुएं बच गईं उनसे क्या होगा, परस्मैपद होता है कर्तृवाच्य में। तो ये धातु आपकी कैसी चीन जो है यहाँ पर, ठीक है ना, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, उससे यहाँ पर क्या हो गया, परस्मैपद में हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अनुदात्तंगित आत्मनेपदम सूत्र जो है वो अनुदात्तेत तथा अंगित धातुओं से आत्मनेपद करता है। तो ये धातु अनुदात्तेत भी नहीं है और अंगित भी नहीं है। उसके बाद एक सूत्र है स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। उसका अर्थ है कि स्वरितेत तथा यित धातुओं से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनेपद होता है। वो बस इतना ही कहता है। जैसे आपकी एक धातु है ढुपचश पाके, ये स्वरितेत है, तो देवदत्त भोजन पकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वो भोजन पकाने का कार्य यदि वो अपने लिए कर रहा है, उसको पका करके वो स्वयं खा रहा है, तब तो क्या होगा, आत्मनेपद होगा। और यदि वो भोजन किसी दूसरे के लिए पका रहा है तो क्या हो जाएगा, परस्मैपद होगा। आगे समझ में। तो सूत्र ने तो इतना ही कहा स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले ने कि स्वरितेत तथा यित धातुओं से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद होता है। शेष में क्या होता है ये इसने विधान नहीं किया, उसके लिए आगे सूत्र है शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, कि जिन धातुओं से आत्मनेपद नहीं होता है। शेषात् का तात्पर्य क्या हो गया, जिन धातुओं से आत्मनेपद नहीं होता है या विधान नहीं किया गया है उनसे कर्तृवाच्य में क्या हो जाता है, परस्मैपद होता है। तो चीन धातु ये भी यित है। यदि कोई चीज है ना, चिनोती मतलब चुनता है, देवदत्त है ना पुष्पम चिनोती, देवदत्त फूल चुनता है। यदि वो पुष्पों का चयन अपने लिए कर रहा है तब तो आत्मनेपद होगा। यदि वो अपने लिए नहीं कर रहा है तो आत्मनेपद नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। तो यहाँ पर भी शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से क्या हो गए, परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय आए, और वो कितने हैं, 9। तो ची आगे तिप तस्थि सिप थस्था मिव वस्मस, ये सारे 9 प्रत्ययों की प्राप्ति हुई। अब इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम आह। इसने क्या कह दिया, हाँ, तिंग के जो 3 हैं उनकी क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम ये संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर तिप तस्जी की प्रथम, सिप थस्था की मध्यम और मिप वस्मस की उत्तम, ये 3 संज्ञाएं हो गई। ठीक है, उसके पश्चात तान्येक वचन जनान्येकशः, तानि तिंगः त्रीणि त्रीणि सुपः त्रीणि त्रीणि च, है ना। सुप तथा तिंग के जो 3 हैं उनकी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती। तो इससे क्या हो गया, उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं हो गई। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम सूत्र लगाएंगे शेषे प्रथमः। ठीक है, कि शेष में प्रथम पुरुष होता है। तो शेष में प्रथम पुरुष होता है मतलब उससे पहले सूत्र था युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, कि यदि युष्मत के साथ समानाधिकरण्य है तो मध्यम पुरुष होगा। यानी त्वम युवाम यूयम, ये युष्मत शब्द के रूप हैं, इनके साथ यदि समानाधिकरण्य है तो मध्यम पुरुष होगा। अस्मदि उत्तमः, यदि अस्मत् यानी अहम आवाम वयम, इनके साथ यदि समानाधिकरण्य है क्रिया का तो कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा। अब युष्मत और अस्मत् से शेष जो भी बच गए उन सब में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष होगा। तो यहाँ पर युष्मत अस्मत् से शेष, शेषे प्रथमा से हमने क्या कर लिया, प्रथम पुरुष के प्रत्यय ले लिए। तो ची आगे तिप तस झी। इसके पश्चात हमने सूत्र लगाया द्विकयोर द्विवचनैक वचने, द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एकवचनम। द्विवचन की विवक्षा हो तो द्विवचन, एक वचन की विवक्षा हो तो एक वचन वाले प्रत्यय आएंगे। हमें एकत्व की विवक्षा है, हम तिप ले आए। स्थिति क्या रही, ची आगे तिप। ये तिप जो हुआ ये लुंग लकार के स्थान पे हुआ है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे चिली लुंगी। सूत्र निकालिए। चिली लूंगी आगे।
तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 43 नंबर का सूत्र है, ठीक है ना। चलिए लुंगी, लुंगी परतः धातोः चलि प्रत्ययो भवति। धातोः लुंगी परतः चलि प्रत्ययो भवति। धातु से लुंग के परे रहते चलि प्रत्यय होता है। यहाँ पर लुंग तिप लुंग के स्थान पे ही हुआ है, इसलिए तिप क्या माना जाएगा, लुंग ही माना जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ची आगे चली, ची चली तिप, उसके पश्चात सूत्र लग गया चलेह सिच। धातोः चलेह स्थाने लुंगी परतः सिच इत्ययम् आदेशो भवति। धातु से उत्तर चली के स्थान में लुंग के परे रहते सिच आदेश होता है। तो ची धातु से उत्तर जो चली हुआ है, उस चली के स्थान पे सिच आदेश हो गया लुंग के परे रहते। तो चली के स्थान पे आपने सिच कर लिया, अ ची अ कह रहे हैं, ची सिच तिप। ठीक है। इसके पश्चात यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययिंगम, यहाँ पर सिच के परे रहते ची की अंग संज्ञा करेंगे। किससे अंग संज्ञा होती है, तदादि प्रत्ययिंगम। तो ची धातु से सिच प्रत्यय का विधान हुआ। सिच भी चली के स्थान पे हुआ, चली प्रत्यय है, तो सिच भी क्या माना जाएगा, प्रत्यय माना जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है कि तिप लुंग के स्थान में हुआ तो तिप भी लुंग माना गया, यही हुआ ना। इसी प्रकार से चली प्रत्यय था, उसके स्थान पे हमने सिच आदेश किया, वो भी प्रत्यय माना गया। क्यों, तो अभी विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। एक सूत्र आप लोग याद किया हुआ आपने, स्थानीय वदादेशो नलविधो। ये कहता है कि जो आदेश होते हैं वो स्थानीय के समान होते हैं। स्थानीय किसको कहते हैं, जिसके स्थान पे आदेश होता है। और आदेश क्या होता है, जो होता है। तो चली के स्थान पे सिच आदेश किया तो चली क्या है, स्थानीय, और सिच क्या है, आदेश। लुंग के स्थान पे तिप आदेश हुआ तो लुंग क्या है, स्थानीय, और तिप क्या है, आदेश। तो प्रत्यय के स्थान पे यदि प्रत्यय का आदेश होगा, जो भी आदेश होगा वो क्या माना जाएगा, प्रत्यय माना जाएगा। लुंग के स्थान पे आपने तिप आदेश किया तो वो भी क्या माना गया, वो क्या माना गया, प्रत्यय माना गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से ये क्या कहते हैं, क्या बता रही थी मैं आपको, सिच जो है वो प्रत्यय माना गया। तो ची धातु से सिच, चली के स्थान पे सिच आदेश हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, प्रत्यय मानेंगे। और सिच प्रत्यय के परे रहते उसकी ची की अंग संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, अर्ध धातु कस्येत वलादे है। इसका अर्थ क्या है, वलादे अर्ध धातु कस्य ईट आगमो भवति। वलादी अर्ध धातु को ईट आगम होता है, इससे यहाँ पर ईट आगम की प्राप्ति हुई, किंतु एकाच उपदेशे नुदात्तात्। उपदेशे एकाच यो अनुदात्तः धातुः तस्मात् इट आगमो न भवति। उपदेश में जो एकाच तथा अनुदात्त धातु है उसको इट आगम नहीं होता है। तो ची धातु कैसी है, एकाच तो दिख ही रही है, और ये अनुदात्त है। अनुदात्त आपने देखा होगा धातु पाठ में लिखा रहता है ना, इत्युदात्ताः, उदात्तेतः, इत्यनुदात्ताः, अनुदात्तेतः इत्यादि लिखे रहते हैं। तो अनुदात्त का अर्थ क्या होता है, अनिट। उदात्त का अर्थ क्या होता है, सेट। अनुदात्तेत का अर्थ होता है आत्मनेपदी, उदात्तेत का अर्थ होता है परस्मैपदी, ठीक है, और स्वरितेत का अर्थ होता है उभयपदी। तो इस धातु, जब आप ची चने धातु निकालेंगे धातु पाठ में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है इत्यनुदात्ताः स्वरितेतः, कि ये धातुएं स्वरितेत हैं और अनुदात्त हैं। तो ये उपदेश में एकाच भी है और अनुदात्त भी है। इस कारण से क्या हो गई ये धातु, इसमें इट आगम का निषेध हो गया, इसलिए इट आगम नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। तो जब इट आगम नहीं हुआ, स्थिति आपकी रह गई ची सिच टिप।
इसके पश्चात आप क्या कर लीजिए, सिच की, च की इत संज्ञा, ई की इत संज्ञा। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे हम, सिचि वृद्धि ही परस्मैपदेषु। अंग संज्ञा आप कर चुकी हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। निकालिए सूत्र, सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु। हाँ, अष्टम अध्याय के सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद। सिचि सप्तमी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, परस्मैपदेषु सप्तमी का बहुवचन। सूत्रार्थ है, परस्मैपदेषु सिचि परतः इगन्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का? हाँ, परस्मैपदेषु सिचि परतः अर्थात परस्मै पद परक सिच के परे रहते इगन्तस्य अंगस्य, इगंत अंग को वृद्धि होती है। परस्मै पद परक सिच, परस्मै पद परक सिच का तात्पर्य क्या है? ऐसा सिच प्रत्यय जिससे परे क्या होना चाहिए? परस्मै पद होना चाहिए। तो सिच आपकी स्थिति क्या है? ची सिच तिप। तो सिच के बाद क्या है? परे तिप है। परे समझते हैं ना कि बाद में। तो सिच कैसा है? परस्मै पद परक। परस्मै पद परे है जिस सिच के, है ना, उस सिच के परे रहते इगंत अंग को। ये इगंत कहाँ से आया? सूत्र में तो था नहीं, है ना। तो इको गुण वृद्धि, इसने क्या कहा कि गुण अथवा वृद्धि जो होते हैं वो इक के स्थान में होते हैं। तो जिन सूत्रों में गुण और वृद्धि के स्थान का निर्देश नहीं किया गया है वहाँ पर इकह पद उपस्थित हो जाता है। तो इस सूत्र में वृद्धि का स्थान निर्देशित नहीं किया गया, जैसे अचोनिति में किया है ना कि अजंत अंग को वृद्धि होगी। तद्धितेषु चामादेह में कर दिया कि अंग के अचों के आदि अच को वृद्धि होगी, चाहे वो अ हो, चाहे वो ई हो, चाहे उ हो, चाहे री हो। ठीक है। इसी प्रकार से अतुपधाया में भी निर्देश कर दिया है कि अंग की उपधा आकार को वृद्धि होगी। तो जिन सूत्रों में वृद्धि अथवा गुण का स्थान बता दिया है कि इसको वृद्धि होती है अथवा इसको गुण होता है, वहाँ इको गुण वृद्धि परिभाषा नहीं लगेगी। इको गुण वृद्धि परिभाषा कहाँ लगेगी? जहाँ पर स्थान का निर्देश नहीं किया है। तो सिचि वृद्धि परस्मैपदेशों में स्थान का निर्देश नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या अर्थ कर देते हैं सूत्र का कि परस्मै पद परक सिच के परे रहते इगंत अंग को वृद्धि होती है। तो परस्मै पद परक सिच परे है, इगंत अंग क्या है? ची, उसको वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि क्या है? यही पर आपका वृद्धि रादेश सूत्र घटेगा कि वृद्धि क्या है? वृद्धि रादेश आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ई के स्थान पे क्या वृद्धि करेंगे? ई के स्थान पे क्या वृद्धि करेंगे? आई। ठीक है, स्थानांतर तुम्हें लगाएंगे। तो ई से सदृशतम आई है स्थान के कारण से। ई का स्थान भी इचेशा तालव्या और कंठ तालव्य। तो ई के स्थान पे आई वृद्धि हो गई। आपकी स्थिति बन गई चई सिच आगे तिप। हाँ, वही सिच को हम सिच बोल रहे हैं, उच्चारण में तो स बोलने में थोड़ा सा वो होगा। तो चई सिच तिप। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा अस्ति सिचो प्रिक्ति। सूत्र निकालिए अस्ति सिचो प्रिक्ति। सात तीन संख्या बोलो। जोर से बोलो ना। 96। और जोर से बोला करो। 7 3 96। इसमें ऊपर से देखिए वृत्ति आ रही है सार्वधातु के 101 तक जाएगा। सार्वधातु की अनुवृत्ति जाएगी 101 तक। ब्रुव ईट सूत्र है 93 नंबर का, उससे ईट की अनुवृत्ति आती है 98 तक जाती है। अष्टनवति। ठीक है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं और भी पढ़ने वालों में कई लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी में गिनती नहीं पहचान पाते हैं, संख्या नहीं पहचान पाते हैं।
पर मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी में नहीं बोलूँगी, संस्कृत में बोलूँगी, ठीक है ना। तो संस्कृत में क्या है संख्या ब्रुव ईट की? संस्कृत तो आपको आती, तभी आप प्रथमावृत्ति पढ़ने बैठे हैं। त्रिनवति ही, ठीक है। तो त्रिनवति ही सूत्र से ब्रुव ईट से ईट की अनुवृत्ति आ रही है, और उतो वृद्धिर लुकी हली, इस सूत्र से हली की अनुवृत्ति आ रही है। वृद्धि की नहीं, हली की। उतो वृद्धिर लुकी हली से हली की अनुवृत्ति आ रही है, 100 तक जाएगी। लगाइए। ठीक है। उसके पश्चात नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, उससे पिति की अनुवृत्ति आ रही है। कहाँ तक लगी पिति की अनुवृत्ति? इसकी भी जाएगी 101 तक। 101 नहीं, 100 तक जाएगी। ठीक है, आप लगा लीजिए, पिति की अनुवृत्ति 100 तक जाएगी। सार्वधातुके की 94 तक जाएगी, क्योंकि आप स्वयं भी सोचिए कि सार्वधातुके की यदि 101 तक अनुवृत्ति ले जानी होती तो तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके में पुनः सार्वधातुके ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। सार्वधातुके की आप छोड़ दिए, ये तो आपको तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके से इसमें अनुवृत्ति आ रही है, वैसे वो 94 तक जाती है। उस सूत्र की जो सार्वधातुके है वो 94 तक उसकी अनुवृत्ति जाती है, और पिति की अनुवृत्ति जो है वो 100 तक जाती है। 100 यानी अधः सर्वेशाम तक। लगा लिए सारी अनुवृत्तियाँ। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। इसमें आप क्या करिए कि सबसे पहले जो सप्तमी है उन सबको एक तरफ कर लीजिए। अप्रिक्ते है, सार्वधातुके, हली, पिति, इतने हैं। अब सार्वधातुके है तो सार्वधातुक संज्ञा करेंगे पहले, तिंक्षित सार्वधातुकम से, कि तिंग तथा षित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। धातोः विहिताः तिंक्षित प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति। धातु से विहित जो तिंग तथा षित यानी श इत गया है जिनका, ऐसे जो प्रत्यय हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा करेंगे हम तिप की पहले। और अप्रिक्त संज्ञा है, अप्रिक्त संज्ञा का सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। इसका अर्थ भी आप लोगों को मालूम है, बोलिए। संस्कृत में नहीं मालूम है? एकाल प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञको भवति। एक अल वाला, जो एक अल रूप जो प्रत्यय है उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती। एक अल, अकेला अल होना चाहिए, तो उसकी क्या होती है? अप्रिक्त संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्रिक्त संज्ञा भी करनी है, सार्वधातुक संज्ञा भी करनी है। और इस सूत्र को लगाने से पहले आपको पहले अप्रिक्त बनाना है तिप को, तो प की संज्ञा कर दिया, और उसके बाद एक सूत्र लगाएंगे इतश्च। क्या सूत्र लगाएंगे? इतश्च। ठीक है, सूत्र निकाल लीजिए। इतश्च कहाँ है? निकाला नहीं? जिसका निकल जाया करे तुरंत सूत्र संख्या बताया करिए, पाद और संख्या। अध्याय नहीं बताएंगे, पाद नहीं बताएंगे। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के कौन सा सूत्र है? ठीक है, 3, 4, 100। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीतः से। नित्यम की अनुवृत्ति 100 तक, गीतः की अनुवृत्ति 101 तक। इतश्च लोपः परस्मैपदेषु से लोपः की अनुवृत्ति 100 तक।
लगा लिया। सूत्र का अर्थ होगा ङितः इतः नित्यं लोपो भवति। ङितः इतः नित्यं लोपो भवति। हाँ, अर्थात ङित संबंधी इकार का नित्य ही लोप होता है। ङित संबंधी जो इकार, ङित संबंधी इकार यानी लस्य का आपका ये प्रकरण चल रहा है, लस्य के अधिकार में सूत्र चल रहे हैं। तो ङितः लस्य, ङित संबंधी जो लकार यानी जो ङित लकार हैं उनके इकार का नित्य ही लोप होगा। तो ङित लकार कौन कौन से हैं? लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ङित लकार जो है लंग, लिंग, लुंग, लिंग, इनके जो भी रूप बनते हैं उनके टिप के इकार का श्रवण नहीं होता है। देखा ना अपने, अपठत, पठेत, अपाठित, अपठिष्यत, कहीं पर भी इकार नहीं होता है। तो ङित संबंधी जो लकार है, जो भी ङित लकार हैं उनके इकार का लोप हो गया। तो ती के ई का क्या हो गया? लोप हो गया। अब स्थिति क्या रही? स त। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस सूत्र का अर्थ हम करेंगे अस्ति सिचो प्रत्यय का। इतश्च लगाने के बाद ही अस्ति सिचो प्रत्यय सूत्र लगा पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सूत्र का अर्थ है हलादेः, एक मिनट, पहले सूत्र से अर्थ करेंगे। हलि पीति अप्रिक्ते सार्वधातुके परतः, यही है ना सप्तमी। कौन कौन से हो गए? हलि पीति अप्रिक्ते सार्वधातुके परतः अस्तेः अंगस्य सिचश्च है ना उत्तरस्य अस्तेः, अंगस्य के स्थान पे आप अंगात कर लीजिए। अस्तेः अंगात उत्तरस्य सिचश्च उत्तरस्य ईट आगमो भवति। आपने अभी तो सूत्र से अर्थ किया केवल हलि पीति अप्रिक्ते सार्वधातुके परतः। ठीक है, किंतु जब इधर पंचमी होती है, जैसे अस्ति सिचः पंचमी है, तो इधर यदि पंचमी होती है तो सप्तमी को षष्ठी में परिवर्तित कर देते हैं। पंचमी जो है उस सूत्र में पंचमी से उत्तर यदि सप्तमी की चर्चा हो रही होती है तो सप्तमी क्या हो जाती है? षष्ठी में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप इसका अर्थ करेंगे हलादेः पितः, हलादेः पितः सार्वधातुकस्य अप्रिक्तस्य सार्वधातुकस्य, हलादेः पितः अप्रिक्तस्य सार्वधातुकस्य, है ना, ईट आगमो भवति। अब पूरा शुद्ध अर्थ लिखिए। ये मैंने आपको एक वो बताया भी केवल कि पहले तो आपको बता दिया हमने कि अस्ति और सिच पंचमी है, इसलिए आपको अस्तेः सिजन्तात् उत्तरस्य। ठीक है, अब पूरा अर्थ आप क्या करेंगे? अस्तेः सिजन्तात् अंगात् उत्तरस्य हलादेः पितः अप्रिक्तस्य सार्वधातुकस्य। उसी में आप शुद्ध कर लीजिए। आप लोग बोलिए अर्थ क्या हुआ? हाँ, अस्तेः सिजन्तात् अंगात् उत्तरस्य। ठीक है ना, अस्ति तथा है ना सिजंत अंग से उत्तर, हलादि पित अप्रिक्त सार्वधातुक को ईट आगम होता है। तो अस्ति सिचा क्योंकि पंचमी थी इसलिए हमने क्या किया? पिति सार्वधातुके इत्यादि जो भी सप्तम्यंत पद थे वो सब किस में परिणत हो गए?
षष्ठी में परिणत हो गए। ठीक है ना। तो अर्थ क्या हो गया कि अस्ति तथा सिच से उत्तर हलादि पित्त अप्रिक्त सार्वधातुक को ईट आगम होता है। ठीक है। तो इस सूत्र को जो हमने लगाया तो आपने क्या किया है कि पहले आपने सिच के परे रहते ची की अंग संज्ञा की थी। अब क्या करेंगे, तिप के परे रहते ची सिच पूरे की अंग संज्ञा करेंगे, है ना। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम सूत्र था। इसने क्या कहा था, हाँ, तस्य तदादि शब्द रूपस्य च, है ना, प्रत्यय परतः अंग संज्ञा भवति। तो उस प्रत्यय के परे रहते उसकी अंग संज्ञा होती है तथा तदादि शब्द की भी अंग संज्ञा होती है। तदादि का तात्पर्य यही हो गया कि आपने ची से सिच का विधान किया तो सिच के परे रहते ची की अंग संज्ञा हुई और तदादि समुदाय की भी अंग संज्ञा होगी। तदादि यानी वह प्रत्यय है आदि में जिसके, ठीक है, तब यहाँ पर उस पूरे की टिप के परे रहते भी अंग संज्ञा हो जाएगी। आई बात समझ में। तभी आपका यहाँ पर अस्ति सिच उपरिक्त सूत्र लग पाएगा, क्योंकि उसके परे रहते सिजंत अंग बनना चाहिए। तो अब सिजंत अंग बन चुका आपका चिस, और जो तिप का त है वो कैसा है, हलादी है, पित्त है, अप्रिक्त है और सार्वधातुक है। अप्रिक्त संज्ञा आपने की थी अप्रिक्त काल प्रत्यय से, सार्वधातुक संज्ञा की आपने तिंशित सार्वधातुकम से। तो अब इस प्रकार से ये क्या हो गई, आपका अधिकार मिल गया इसको कि आप ईट आगम कर सकती हैं। ईट कहाँ स्थित होगा, आद्यंत टकितो से आदि में बैठ जाएगा, त के आदि में बैठेगा। तो स्थिति हो गई चई सिच का स, ई आगे त पूरा नहीं है, त हलंत है, टी के ई का लोप हो चुका है, इसलिए यहाँ तक हो गया। अब लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः, लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः, ये सूत्र लगेगा। सूत्र कहाँ है, निकालिए। बहुत देर लगती है, 6 4 71। तो लुंग लंग रिंक्षु परतः अंगस्य अट आगमो भवति स च उदात्तः। लुंग लंग रिंक्षु परतः, लुंग लंग तथा रिंग के परे रहते अंग को अट आगम होता है और वह उदात्त होता है। तो पहले आपको मालूम है कि जो तिप आदेश किया आपने वो लुंग के स्थान में किया है, इसलिए वो लुंग ही माना जाएगा। तो लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग को अट आगम होगा। अंग संज्ञा आपने किसकी की है, ची की, उसको अट आगम हो गया, इसलिए अट आगम आद्यंतो टकितो से आदि में बैठ गया और वह उदात्त होगा। उदात्त का तो कोई स्वर होता नहीं, इसलिए स्वर कोई नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। अर्थ हो गया रिंक्षु परतः, हाँ, अंगस्य अट आगमो भवति, है ना, उससे अट आगम हो जाएगा तो बन जाएगा अचैस ईत। अभी एक कार्य और बाकी है, आदेश प्रत्ययो हो। इण तथा का वर्ग से उत्तर निकालिए सूत्र, आदेश प्रत्ययो हो। इण तथा का वर्ग से उत्तर आदेश एवं प्रत्यय के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो यहाँ पर चई का आई इण से उत्तर है, उससे उत्तर सिच का जो सकार है वो प्रत्यय का सकार है, उसको मूर्धन्यादेश हो गया। तो क्या बन गया, अचैष ईत अचैषीत। सिद्धि समझ में आ गई। तो सर्वप्रथम आप धातु लाएंगे, धातु की संज्ञा इत्यादि कर लेंगे। उसके पश्चात लुंग, लुंग के परे, लुंग के स्थान पे तिप आदेश, फिर चिले लुंगी चिले सिच, उसके पश्चात अंग संज्ञा, अंग संज्ञा करके आपने वृद्धि की। वृद्धि करने के पश्चात सिच है, उसको इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, और उधर तिप के इकार का इतष्ट से लोप कर लेंगे। उसके पश्चात अस्ति सिच उपरिक्त सूत्र लगाएंगे, उससे ईटागम करेंगे और इधर लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः से अटागम करके आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश करके अचैषीत ऐसा शब्द सिद्ध होगा। ठीक है।
इसी प्रकार नी प्राप्त धातु से क्या बन जाएगा, अनैषित। कोई भी विशेष सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार अकारशीत आहारशीत भी आप बनाएंगे, डुकरीकरण धातु रखेंगे, ठीक है। तो सारी सिद्धियाँ उसी प्रकार से हैं। स्थिति आपकी हो गई क्री सिच ईट टिप, सिच इत्यादि का लोप किया, टिप के इतष्ट से इकार का लोप इत्यादि हो गया। और यहाँ पर बस इतना ही अंतर है कि वहाँ आपने ई को अवृद्धि की थी, यहाँ क्या करेंगे, री को आवृद्धि करेंगे और उसके बाद उरण रप्रह से रपर करके अकारशीत और आहारशीत ऐसी सिद्धि कर लेंगे, ठीक है। अब एक सिद्धि आपकी बचती है अलावित अपावित, उसकी स्थिति लिखिए। लू, लुई छेदने धातु है इसमें, यहाँ कित संज्ञा कर लेंगे। लू आगे तिप, तिबाद्युत्पत्ति कर लीजिए, लुंग लकार ला करके तिप ले आएंगे, ठीक है। चले लूंगी चले सिच, तो लू लुई छेदने, लू दीर्घ है, स्थिति रखिए लू सिच तिप, लू सिच तिप, ठीक है। यहाँ पर वलादी आर्ध धातु को ईट आगम भी होगा, क्योंकि जो लू धातु है ये उदात्त है, अनुदात्त नहीं है, इसलिए ईट आगम का निषेध नहीं होगा, ठीक है ना। तो लू इट सिच तिप, सिच के च और ई की संज्ञा कर लीजिए, तिप के प की संज्ञा करिए, ती के ई का इतष्ट से इकार का लोप हो गया। लू इट सिच का स, ईट तिप का त। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो इट आगम हुआ है वो सिच का ही भाग माना जाता है। एक परिभाषा है, नोट करिए, अर्थवत आगमाः, अर्थवत आगमाः तद्गुणीभूताः, तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। अर्थवत आगमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, ठीक है। अर्थ इसका होता है कि अर्थवान को किया हुआ आगम है ना, उसी के गुण वाला हो करके उसके ग्रहण से ही गृहीत होता है। अभी भाव आप इतना समझ लीजिए, विस्तार से बाद में समझेंगे कि हम जिसको भी आगम करते हैं, आपको बताया हुआ है कि आगम मित्र के समान होते हैं और आदेश शत्रुवत होते हैं। आदेश होता है तो उसको हटा करके उपस्थित होता है, तो आदेश स्थानीय के समान माना जाता है। और जो आगम होता है वो क्या होता है, उसके या तो अंत में बैठता है या उसके आदि में बैठता है। तो आगम जिसको होता है वो उसी का ही भाग मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप जैसा आपको लगाना है सूत्र सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, उसने कहा कि परस्मै पद परक सिच के परे रहते इगंत अंग को वृद्धि होनी है। तो इगंत अंग है लू, ठीक है, सिच परे है, किंतु बीच में किसका व्यवधान दिख रहा है, इट का, किंतु यह आगम है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, सिच को यह आगम हुआ है इसलिए क्या माना जाएगा, ये सिच का ही भाग मान लिया जाएगा। ये क्या मान लिया जाएगा, सिच ही मान लिया जाएगा, उसको अलग नहीं रहेंगे, इसको हम व्यवधान नहीं मानेंगे। कहीं पर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जिसको आगम होगा, किसी न किसी को आगम होगा, है ना, या तो अंत में होगा या आदि में होगा। तो आगम जिसको होगा वो उसी का ही भाग माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इट उसी का भाग माना जाने के कारण से अब इसको हमने वृद्धि कर ली, तो ऊ को क्या वृद्धि होगी, औ। लऊ इट सिच ईट तिप का त, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, क्या कहते हैं, ये इट ईटी, शुभांगी, इट ईटी सूत्र निकालिए, कहाँ ये, सप्तम अध्याय में नहीं है, हाँ, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का 28 नंबर का सूत्र है। तो ऊपर यहाँ पर संयोगांत से लोपः की निवृत्ति आती है और रात सस्य से सस्य की निवृत्ति आती है।
लोपह की वृत्ति कहाँ तक लगी है? 29। लोपह की वृत्ति लगा लीजिए 29 तक, और सस्य की भी वृत्ति वहीं तक जाएगी 29 तक। हाँ 28 तक जाएगी, क्योंकि इसमें इसको हमें सकार ककार दोनों पढ़ ही दिए गए हैं। इस सस्य की वृत्ति जाएगी 28 तक और लोपह की वृत्ति आएगी 29 तक। सूत्र का अर्थ होगा इटः पंचमी है, ईटी सप्तमी है। इटः उत्तरस्य ईटी परतः सस्य लोपो भवति। इटः उत्तरस्य ईटी परतः सस्य लोपो भवति। इट से उत्तर ईट के परे रहते सकार का लोप होता है। यहाँ इट है आर्धातु का सिर्वल आदेश से जो ईटागम किया था, ईट है जो अस्ति से जो प्रत्यय से ईटागम किया था। इट से उत्तर ईट परे रहते मध्य में क्या है? सकार है, उसका लोप हो गया। अब हो गया आपका लऊ ई त, आकाशवाणी दीर्घ लगा लीजिए ई त, है ना, मिलकर के बन गया लऊ ई त। एच ओ वाय से आवादेश कर लेंगे, औ को आवादेश हो गया। लावीत लुंग लंग रिंग छोटुदात से अट आगम करेंगे, क्या बन जाएगा? अलावीत। तो एक ही सूत्र विशेष लगा यहाँ पर कि पहले तो आपने इसमें इट आगम किया, अन्यत्र निषेध हो जा रहा था, यहाँ पर इट आगम होगा। और जब इट आगम हो जाएगा तो इट से उत्तर ईट के परे रहते इट ईटी सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, इसलिए क्या हो गया? अलावीत। फिर ई और ई आकाशवाणी दीर्घ से इनको दीर्घ का आदेश हो गया। उधर एच ओ वाय से आवादेश होगा। पुनः लुंग लंग रिंग छोटुदात से अट आगम होकर के अलावीत। तो इस प्रकार से तिङंत की सिद्धियां जो दी थी वे सभी लुंग लकार की सिद्धियां थी। तो अचैषित अनैषित में ई के स्थान पे अवृद्धि हुई, अलावीत अपावित में ऊ के स्थान पे अवृद्धि हुई, और अकारशीत आहारशीत में री के स्थान पे आवृद्धि हुई। इस प्रकार से आ ऐ औ तीनों का ही आपको उदाहरण यहाँ पर मिल गया। तो ये संपूर्ण सूत्र के उदाहरण आपने पढ़ लिए। इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं। अपाठित पठधज बिल्कुल है ना। अब अपाठित में किसको वृद्धि करेंगे? तो यहाँ पर सिच वृद्धि से वृद्धि नहीं होती है, इसमें अतो हलादिर लघु सूत्र से वृद्धि होती है। तो आ को आवृद्धि हो जाएगी, बाकी शेष सारे कार्य उसी प्रकार से होंगे। ईटा ईटी से सकार का लोप होगा, अपाठित बनेगा हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, ठीक है। लुंग लकार में प्रायः वृद्धि होती ही होती है, या तो सिच वृद्धि प्रश्नपदेशु से वृद्धि होगी, नहीं तो उसके आगे सूत्र हैं वदव्रज हलंतस्याचः अतो हलादिर लघु हो। ये सब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर किस सूत्र से वृद्धि होनी है। किंतु जो इगंत अंग हैं उन सब में तो सिच वृद्धि परस्मैपदेशु से ही वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर के इस प्रकार से। तो वृद्धि क्या है? वृद्धिरादेश। यही सूत्र का प्रयोजन है कि जहाँ जहाँ हम कहेंगे कि वृद्धि भवती, तो आपको शंका होगी कि वृद्धि क्या है, तो आपको ये बताएंगे कि आ ऐ औ की ही वृद्धि संज्ञा है। और इस प्रकार से, और किसके स्थान पे क्या वृद्धि होगी, तो स्थानांतरत वहाँ से मैं ना मिलता जुलता इक के स्थान पे वृद्धि होती है, या अच के स्थान पे होगी तो आ के स्थान पे वृद्धि होगी तो आ वृद्धि हो जाएगी, और यदि इक के स्थान पे होगी तो आई अथवा अवृद्धि होगी। री के स्थान पे भी वृद्धि होगी, तो क्योंकि उसमें रपर हो जाता है तो इसलिए री से उसका मिलता जुलता स्थान हो जाता है, तो री के स्थान पे भी आवृद्धि होती है। तो अ और री के स्थान पे आ, और ई के स्थान पे आई, और ऊ के स्थान पे औ, ये वृद्धि होती है। इस प्रकार से वृद्धिरादेश सूत्र के सभी उदाहरण आज आपने पढ़ लिए। अब एक बार आप क्या करिएगा कि इसके जितने उदाहरण पढ़े हैं, चाहे कृदंत हो, चाहे तद्धितांत हो अथवा तिङंत हो, सभी के ही उदाहरणों को दोबारा देखना है, और सिद्धियां सारी आपको इसकी पुनः विचार लेनी है, ठीक है। और जितने भी सूत्र आ रहे हैं उन सबके अर्थ पूरा बोलना है, और सारे सूत्रों को बार बार अष्टध्यायी से निकालिए। जब अष्टध्यायी से आप बार बार निकालेंगे तो आपको ये दिमाग में स्थिर हो जाएगा कि कौन सा प्रकरण कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का पाठ आपका इतना ही रहेगा।